हेलो बच्चों, आज 17 सितंबर 2020 की आपकी सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट आपकी वर्कशीट नंबर 32 है। और इस वर्कशीट में हम आपके इतिहास की पाठ्यपुस्तक के पहले पार्ट यूरोप में राष्ट्रवाद के बारे में पढ़ेंगे। इस वर्कशीट में सबसे पहले आपको अपना नाम और अपने कक्षा अध्यापक का नाम लिखना है। अब इससे पिछली वर्कशीट जो वर्कशीट नंबर 31 थी, उसमें भी हमने इसी पार्ट यूरोप में राष्ट्रवाद के बारे में जाना था। आज की इस वर्कशीट में हम यूरोप में राष्ट्रवाद के क्रमिक विकास को समझेंगे। अब इस वर्कशीट में दिए हुए कुछ बिंदुओं के माध्यम से हम इस पूरे पार्ट यूरोप में राष्ट्रवाद को समझ सकते हैं। ठीक है, यानी कि जो कुछ पॉइंट्स आपको इस वर्कशीट में यहाँ पर दिए गए हैं, इसके द्वारा हम जो ये चैप्टर है यूरोप में राष्ट्रवाद, ठीक है, इस पूरे चैप्टर को हम समझ सकते हैं। जिसमें कि सबसे पहले फ्रांसीसी क्रांति 1789, नागरिक संहिता 1804, उसके बाद वियना की संधि 1815, उदारवादियों की क्रांति 1848, जर्मनी का एकीकरण 1866 से 1871 और फिर इटली का एकीकरण 1859-1871। अब इन सभी बिंदुओं के माध्यम से क्या है, हम इस पूरे पाठ को समझेंगे। लेकिन आज की जो आपकी वर्कशीट है, जो आपकी वर्कशीट नंबर 32 है, इसमें हम मुख्य रूप से फ्रांसीसी क्रांति और नागरिक संहिता के बारे में जानेंगे, या इन दोनों बिंदुओं के बारे में हम क्या है चर्चा करेंगे। फ्रांसीसी क्रांति के आरंभ में ही फ्रांसीसी क्रांतिकारियों ने ऐसे अनेक कदम उठाए जिनसे फ्रांसीसी लोगों में एक सामूहिक पहचान यानी कि जो राष्ट्रवाद है उसकी भावना पैदा हो सकती थी। अब हमने पिछली वर्कशीट में राष्ट्रवाद के बारे में जाना था कि राष्ट्रवाद जब किसी खास क्षेत्र के प्रति एक प्रकार का लगाव प्रकट हो जाता है, ठीक है, या फिर लगाव उत्पन्न हो जाता है, फिर उसके प्रति क्या है प्यार एक उत्पन्न हो जाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, राष्ट्रवाद की भावना है, राष्ट्रवाद कहते हैं। इसमें किसी के भी प्रति किसी प्रकार का भी भेदभाव या विवाद क्या है नहीं किया जाता, यानी कि ये सभी के साथ क्या है एक राष्ट्रवाद की जो भावना है। ऐसा नहीं कि कोई किसी के साथ भेदभाव या विवाद होगा, तो किसी के साथ भी हो सकता है। अब यह कोई खास क्षेत्र जो मतलब जिसके प्रति लगाव राष्ट्रवाद में होना है, तो वो कोई भी, या तो कोई देश हो सकता है, कोई राष्ट्र हो सकता है, फिर कोई पर्टिकुलर क्या है भूभाग हो सकता है। अब इसमें नेपोलियन ने प्रशासनिक क्षेत्र में क्रांतिकारी सुधारों को प्रारंभ किया, जिसे 1804 की नागरिक संहिता या फिर नेपोलियन की संहिता के नाम से जाना जाता है। अब जब नेपोलियन का शासन वहां पर आया तो उसने प्रशासनिक क्षेत्र में काफ़ी सारे बदलाव किए, जिनसे वहां राष्ट्रवाद को क्या है काफ़ी ज़्यादा मजबूती मिली। ठीक है, प्रशासनिक क्षेत्र मतलब कि वहां पर जो शासन जो लोग करते थे, यानी कि शासन जिस प्रकार या जिस प्रणाली से किया जाता था, तो उस क्षेत्र में अब इसे 1804 की नागरिक संहिता कहा जाता है। इस सिविल कोड यानी कि जो था कि नागरिक संहिता को सिविल कोड यानी कि जो नागरिक संहिता थी, इसे नेपोलियन ने निकाला था, तो इसे नेपोलियन की संहिता के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा यूरोप में 19वीं सदी के शुरुआती दशकों में यानी कि 1810 और 1820 के आसपास राष्ट्रीय एकता से संबंधित विचार उदारवाद से काफ़ी करीब से जुड़े थे। यानी कि अब इसमें राष्ट्रीय एकता का भी पहलू जुड़ा और उसी बीच में वहाँ उदारवाद भी आया, जिससे कि राष्ट्रवाद की भावना को विकसित करने में या होने में और अधिक आसानी हुई। अब इन सबके फलस्वरूप फ्रांस में जो राष्ट्रवाद की भावना विकसित हुई, उसके क्या क्या कारक थे या फिर कैसे वो राष्ट्रवाद की भावना पनपी, इन सबको हम जो नीचे 6 बिंदु दिए गए हैं इनके माध्यम से समझ सकते हैं। अब इसमें हम देखेंगे पहली हेडिंग फ्रांसीसी क्रांति और राष्ट्रवाद। इसमें जो पहला पॉइंट है संविधान आधारित शासन, यानी कि फ्रांस में सबसे पहले वहाँ के स्वेच्छाधारी और जो निरंकुश शासन था उसको क्या है खत्म किया गया, और फिर वहाँ पर क्या है एक नए संविधान का निर्माण किया गया, यानी कि संविधान का निर्माण किया गया। वो संविधान लोगों की सहमति से, यानी कि एक जनतांत्रिक शासन था। ठीक है, यानी कि लोगों की सहमति ली गई और उसके बाद क्या संविधान का निर्माण किया गया, और उस संविधान के आधार पर ही क्या है वहाँ पर शासन व्यवस्था जो है वो चलाई गई। दूसरा पॉइंट है समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व जैसे विचार। अब फ्रांस में लोगों के अंदर ये सब यानी कि समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व जैसे विचार आने लगे, और अब उन्हें लगने लगा कि वे सब एक ही देश के नागरिक हैं और सभी को क्या है समान अधिकार प्राप्त है। जबकि जो पहले का टाइम पीरियड था उसमें ऐसा नहीं था, है ना। कुछ लोग बहुत ज़्यादा मतलब उन लोगों के पास बहुत ज़्यादा शक्तियाँ थी, और बहुत ज़्यादा कुछ लोग क्या है वो गरीब थे, उनके पास बिल्कुल भी शक्तियाँ नहीं थे। ठीक है, दास प्रथा वगैरह जो है, जो सामंती व्यवस्था थी, ये सब क्या है पहले वहाँ पर लागू हो रखी थी। लेकिन अब क्या है ऐसा नहीं था। जो व्यवस्था थी वो समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व जैसे विचारों से क्या है वो भरी हुई थी। ठीक है, और इसी तरह इन सब के बीच राष्ट्रवाद की भावना का भी विकास हुआ। एक नया फ्रांसीसी तिरंगा झंडा क्या है लगाया गया, और इस पूरे इसे क्या है इस झंडे को पूरे फ्रांस में मान्यता दी गई। ठीक है,
यहाँ पर एक नेशनल असेंबली का भी गठन हुआ, जिसमें वहाँ के बहुत सारे क्षेत्रों से लोगों को जीतकर वहाँ बैठने और कानून बनाने का क्या है अधिकार दिया गया। यानी कि फ्रांस में एक नई नेशनल असेंबली क्या है वो बनाई गई, या फिर उसका क्या है गठन किया गया, ठीक है, जिसमें लोग क्या थे, अलग अलग क्षेत्रों से जो लोग थे, यानी कि जो प्रतिनिधि थे शासन क्या सरकार के, वो जीत कर क्या है वहाँ पर बैठते थे। और आंतरिक आयात निर्यात शुल्क को समाप्त किया गया। यानी कि आंतरिक आयात निर्यात शुल्क का मतलब यानी कि आप किसी पर्टिकुलर प्रदेश या फिर पर्टिकुलर देश में जैसे कोई भी सामान इधर से उधर लाने ले जाने के लिए जो शुल्क या जो टैक्स वसूला जाता था, ठीक है, तो उसको क्या है वहाँ पर बिल्कुल क्या है समाप्त कर दिया गया। यानी कि पूरे फ्रांस में कहीं भी किसी भी सामान को लाने ले जाने पर जो पहले टैक्स या शुल्क वसूला जाता था उसे क्या है पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया। मापतोल की एक समान व्यवस्था का निर्माण किया गया जिसे पूरे फ्रांस में माना जाता था। यानी कि जो मापतोल होती है हमारी किसी भी वस्तु या सामान को तोलना और मापना, तो पहले क्या था कि अलग अलग क्षेत्रों में क्या है अलग अलग प्रकार की जो है ये प्रणाली चलती थी, लेकिन अब एक समान क्या है प्रणाली क्या है लागू की गई, यानी कि उसका निर्माण किया गया और उसे पूरे फ्रांस में क्या है मान्य कर दिया गया। अब इन सब कारणों से क्या है, इन सब कारकों से फ्रांस में राष्ट्रवाद की भावना का विकास हुआ। और एक और लास्ट पॉइंट, फ्रेंच जो भाषा थी वहाँ की, उसको पूरे फ्रांस की क्या है एक साझा भाषा बना दिया गया, ठीक है। यानी कि अब से जितने भी लोग फ्रांस में रहते हैं तो उनकी जो राजकीय भाषा होगी वो कौन सी होगी, फ्रांस होगी। अब इन महत्वपूर्ण 6 बिंदुओं के कारण ही फ्रांस में राष्ट्रवाद की भावना का क्या है विकास हुआ। अब हम इस वर्कशीट की अगली हेडिंग 1804 की नागरिक संहिता, जिसे कि नेपोलियन संहिता के नाम से भी जाना जाता है, कि विशेषताओं के बारे में बात करते हैं। इस संहिता के अनुसार जन पर आधारित विशेषाधिकारों को समाप्त कर दिया गया। जैसे पहले सामंती व्यवस्था में होता था कि सामंत का बेटा सामंत और राजा का बेटा राजा बनेगा, या जिसे वंशावली व्यवस्था भी हम कह सकते हैं, तो उस तरह की व्यवस्था को क्या है समाप्त कर दिया गया। और चुनाव के बाद ही कोई भी व्यक्ति किसी भी पद को ग्रहण कर सकता है, ठीक है, और क्या है ऐसी एक व्यवस्था क्या है वहां पर लाई गई। ठीक है, तो यानी कि जैसे जन्म के आधार पर, यानी कि भाई मान लो किसी राजा का बेटा है, ठीक है, तो ऐसा ये चीज़ खत्म कर दी गई कि ज़रूरी नहीं कि वो ही राजा बनेगा या फिर जो अधिकार उसको उस तरीके से दिए जा रहे थे, तो ऐसा क्या है अब ये व्यवस्था जो है वहाँ पर खत्म कर दी गई। कानून के समक्ष समानता और संपत्ति के अधिकार को सुरक्षित कर दिया गया। यानी कि अब कोई भी व्यक्ति धन या संपत्ति से चाहे वो कितना भी बड़ा क्यों ना हो, यानी कि उसके पास कितनी भी पावर क्यों ना हो, कानून के सामने क्या है सब समान होंगे, ठीक है। यानी कि सभी के लिए क्या है भाई कानून जो है वो समान प्रकार से लागू होगा। धन के आधार पर किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाए। ऐसा नहीं कि कोई बहुत ज़्यादा पैसे वाला है, ठीक है, तो उसके अधिकारों का क्या हनन कर दिया जाए, ठीक है। या फिर जैसे मान लो कोई गरीब व्यक्ति है, अगर वो मतलब गरीब व्यक्ति और एक अमीर व्यक्ति, यानी कि दोनों अगर कोई गलत काम करते हैं तो सजा क्या है दोनों को एक ही प्रकार की दी जाएगी। और सभी को संपत्ति रखने का अधिकार होगा। यानी कि सभी लोगों को क्या है कि अपने पास कुछ धन, अपने मकान या फिर संपत्ति वगैरह रखने का क्या है अधिकार होगा। प्रशासनिक विभाजनों को सरल बनाया गया, ठीक है जी। अब प्रशासनिक विभाजन, जैसे प्रशासनिक हम देख सकते हैं कि जो शासन यहाँ की जो सरकार होती है उसके जो विभिन्न अपने है ना विभिन्न क्षेत्रों को क्या है उसको काफ़ी सरल बना दी गया। यानी कि विभिन्न क्षेत्रों में या अंगों में जो शासन का प्रशासन का जो विभाजन था उसको सरल बना दिया गया। प्रशासनिक व्यवस्था में सुधार किए गए और उनमें जो विभाजन हुए थे क्या है उन्हें काफ़ी ज़्यादा सरल बनाया गया था। इसी के साथ सामंती व्यवस्था को क्या है बिल्कुल समाप्त कर दिया गया और किसानों को काफ़ी सारी अलग अलग करों जैसे भूदासत्व कर और जागीरदारी शुल्क आदि से क्या है मुक्त कर दिया गया। शहरों में भी कारीगरों के श्रेणी संघों के नियंत्रणों को हटा दिया गया, ठीक है जी। तो यानी कि अब हर प्रकार से जनता को क्या है स्वतंत्रता देने का प्रयास किया गया, ठीक है। और वहाँ पर एक तरह के उदारवादी राष्ट्रवाद का भी जन्म हुआ और ये उदारवादी राष्ट्रवाद के विभिन्न जो नीचे हमें दिए गए कारक हैं और जो वहाँ के राजनीतिक और आर्थिक क्षेत्रों में हमें दिखाई देते हैं, ठीक है जी। सबसे पहला कारक था सहमति पर आधारित सरकार, यानी कि राजतंत्र का फाइनली अंत हुआ और गणतंत्र या लोकतंत्र का क्या है जन्म हुआ। यानी कि वहाँ पर अगर कोई भी काम होगा या भी कोई भी बड़ा जो भी है कानून वगैरह लागू करना है, ठीक है, तो उसमें क्या है कि सभी की जो जनता है उस सभी की क्या है सहमति ली जाएगी। उसी के बाद ही क्या है वो काम किया जा सकेगा। इसके बाद जो वहाँ का शासन था उसे संविधान के नियमों और कानूनों के आधार पर चलाया गया, ठीक है। यानी कि अभी हमने ऊपर पढ़ा था कि एक क्या है संविधान का शासन, यानी कि एक संविधान जो भी वहाँ पर राजतंत्र व्यवस्था पहले चलती थी उसका अंत करने के बाद पहले वहाँ पर एक संविधान बनाया गया और जितने भी नियम कानून थे वो सब क्या है उस संविधान के आधार पर क्या है लागू किए गए और उसी के आधार पर शासन को चलाया गया।
संसदीय सरकार या फिर प्रतिनिधि सरकार, ठीक है जी। तो अभी जैसे कि हमने अभी देखा था ऊपर, ठीक है, यानी कि अलग अलग जो क्षेत्र से चुने हुए जो प्रतिनिधि थे, यानी कि लोगों के द्वारा जो प्रतिनिधि थे इस सरकार में या प्रशासन में शामिल क्या है वो होने लगे, और ऐसी क्या है वहां पर व्यवस्था की गई। इसी के साथ वहां पर सभी प्रकार के विशेषाधिकारों का अंत कर दिया गया और कानून के समक्ष सभी को समानता दिलाने का प्रयास किया गया। इसी के साथ वहां पर मताधिकार का समर्थन किया गया, यानी कि लोगों के द्वारा जो वोटिंग होती है उसका भी आदर किया गया। लेकिन कुछ वहां पर क्या है रेस्ट्रिक्शंस भी थे कि वहां पर सभी लोगों को क्या है वोट डालने का अधिकार नहीं था, ठीक है। यानी कि वहां पर कुछ एक जो धनी लोग थे या फिर बहुत सारे मतलब ऐसे तबके थे, केवल उन्हीं को वोट डालने का अधिकार था। यानी कि ये सब एक सोच थी कि अगर ये सब अलग से जो लोग थे जिनको वोट डालने का अधिकार नहीं था, कि अगर ये वोट डाल भी देंगे तो इनके वोटों से क्या फर्क पड़ने वाला है ना। तो ऐसी एक क्या थी उस टाइम व्यवस्था थी। इसी के साथ मुक्त बाजार का भी व्यवस्था का भी विकास हुआ, यानी कि पूरे फ्रांस में वस्तुओं को यहाँ से वहाँ ले जाने में जो खर्चा या अलग से शुल्क होते थे वो सभी को क्या है खत्म कर दिया गया। और अंत में वहां पर वस्तुओं और सेवाओं पर जो विभिन्न प्रतिबंध थे उनसे क्या है वहां पर मुक्ति दी गई, ठीक है जी। तो इस प्रकार से आपकी जो वर्कशीट है इसको हमने ये समझा, और आइए अब हम इस वर्कशीट के जो प्रश्न उत्तर हैं उन पर चर्चा कर लेते हैं, ठीक है। तो आपका जो पहला प्रश्न है वो है 1804 की नागरिक संहिता की विशेषताओं की व्याख्या कीजिए। 1804 की जो नागरिक संहिता थी जिसे हम नेपोलियन संहिता के नाम से भी जानते हैं, उसकी विशेषताओं की व्याख्या करनी है। तो 1804 पर आधारित विशेषाधिकारों की क्या विशेषताएं इस प्रकार हैं। जन पर आधारित विशेषाधिकारों को क्या है वहां पर समाप्त कर दिया गया। दूसरा, कानून के समक्ष समानता का सिद्धांत लागू कर दिया गया। संपत्ति के अधिकार को सुरक्षित किया गया, सामंती व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया और किसानों को भू दासत्व और जागीरदारी शुल्कों से मुक्त कर दिया गया। अब इनके बारे में जैसा कि आपको ऊपर तो बताया ही जा चुका है थोड़ा थोड़ा, तो शायद बाकी चलो देख लेते हैं। भाई, जन पर आधारित विशेषाधिकार जो पहले से चलते आ रहे थे, यानी कि राजा का बेटा या बड़े बड़े सामंतों के जो बेटे होते थे उनको जो अलग से अधिकार जो मिल जाते थे पैदा होते, उनको क्या है बिल्कुल समाप्त कर दिया गया, ठीक है। कानून के समक्ष समानता हमने देख लिया कि सभी व्यक्ति क्या कानून के सामने समान होंगे। संपत्ति यानी कि सभी लोगों को क्या है कुछ धन या कुछ संपत्ति या फिर जैसे मकान वगैरह क्या है रखने की अपने पास क्या है अधिकार दे दिया गया। उसके बाद सामंती व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया। किसानों को भूदासत्व या फिर जो जागीरदारी शुल्क यानी कि ऐसे कुछ अलग अटपटे से या फिर वो शुल्क थे उनसे क्या है मुक्त कर दिया गया। आइए प्रश्न दूसरा देख लेते हैं। फ्रांसीसी क्रांति ने राष्ट्रवाद के विचार को किस तरह से मजबूत किया। तो पहला क्या था उसमें समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व जैसे विचार प्रदान करके, ठीक है जी। तो जो क्रांति हुई थी उसने बहुत सारे जो लोग थे वो एक साथ जो है मिल गए थे और वो क्रांति थी इस प्रकार से हुई थी और सब में क्या है राष्ट्रवाद की भावना का क्या है विकास हुआ था। तो समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व जैसे विचार प्रदान करके नए फ्रांसीसी तिरंगे का निर्माण करके और उसका इस्तेमाल करके, ठीक है। तो इस क्रांति में क्या है एक नए फ्रांसीसी तिरंगे का निर्माण किया गया, यानी कि झंडे का निर्माण किया गया। फिर उसका क्या है इस्तेमाल जगह जगह पे लोगों को क्या है उनमें राष्ट्रवाद की भावना का या फिर लोगों को जोड़ने के लिए उसका इस्तेमाल किया गया। नेशनल असेंबली का गठन करके, जो कि हमने पढ़ा था कि इसमें जो जनता के द्वारा जो प्रतिनिधि हैं, जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं, वो क्या है इसमें विभिन्न प्रकार के कानूनों या फिर विधानों को क्या है पास करेंगे या फिर बनाएंगे। फ्रेंच जो भाषा थी उसको पूरे राष्ट्र की क्या है एक साझा भाषा बनाकर, मापतोल की एक समान पद्धति बनाकर और लास्ट में आपका सभी नागरिकों के एक समान नियम बनाकर। प्रश्न तीसरा, उदारवादी राष्ट्रवाद की विशेषताओं को लिखिए। भाई, उदारवादी राष्ट्रवाद की जो विशेषताएं थी हमने लास्ट में जो देखी थी, तो उसमें पहला जो हमारा पॉइंट था वो था राजतंत्र का अंत करके गणतंत्र या लोकतंत्र की स्थापना करना, ठीक है। तो उदारवादी राष्ट्रवाद की जो पहली विशेषता थी उसमें क्या था कि वहां पर जो राजतंत्र की व्यवस्था थी उसको खत्म किया गया और वहां पर गणतंत्र या फिर जो है लोकतंत्र यानी कि लोगों के शासन की व्यवस्था को लागू किया गया। संविधान पर आधारित शासन व्यवस्था का क्या है वहां पर निर्माण किया गया, ठीक है। संसदीय सरकार या प्रतिनिधि आधारित सरकार का क्या है उसका भी निर्माण किया गया और विशेषाधिकारों को क्या है पूरी तरीके से समाप्त कर दिया गया। जो उदारवादी हमारा राष्ट्रवाद था वो क्या था कि वो विशेषाधिकारों का बिल्कुल विरोध था उसमें। सीमित मताधिकार के समर्थक वस्तु, और उसमें क्या था कि जो मताधिकार था वो क्या है सीमित प्रकार से दिए गए थे, ठीक है। सीमित मतलब कि सभी लोगों को क्या है वोट डालने का, मत देने का अधिकार नहीं था। कुछ ही लोगों को क्या था ये अधिकार जो है प्राप्त था।
वस्तुओं और सेवाओं पर प्रतिबंध से मुक्ति के समर्थक। ठीक है, यानी कि वस्तुओं और सेवाओं पर जो प्रतिबंध बहुत सारी वस्तुओं पर लगाए गए थे, फिर उन पर विभिन्न प्रकार के जो टैक्सेस लगाए गए थे, उनसे भी क्या है उनको मुक्ति के क्या है वो समर्थक थे। अब प्रश्न 4 यानी कि आपका जो लास्ट प्रश्न है, फ्रांसीसी क्रांति के किन विचारों से आप सबसे अधिक प्रभावित हुए और क्यों। ठीक है जी, तो जो फ्रांसीसी क्रांति थी उनके किन विचारों से हम क्या सबसे ज़्यादा प्रभावित हुए और क्यों। तो फ्रांसीसी क्रांति के स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व जैसे विचारों ने क्या है हमें सबसे ज़्यादा प्रभावित किया। ठीक है भाई, और वो क्यों किया, क्योंकि ये सब ही सही मायने में लोकतंत्र और जनतंत्र के सही पहलू है। यानी कि जब तक व्यक्तियों को स्वतंत्रता अपनी स्वतंत्रता या फिर समानता या फिर बंधुत्व, ये सब चीज़ें क्या है नहीं मिलेंगी, तो क्या है कि तो फिर वो जो वहाँ की जो शासन व्यवस्था है, जो व्यवस्था है, वो क्या है पूरे तरीके से एक लोकतंत्र या लोगों पर आधारित क्या है वो व्यवस्था नहीं रह जाती। तो इस प्रकार से आपकी जो वर्कशीट नंबर 32 थी सामाजिक विज्ञान की, ये कंप्लीट हो जाती है।